आप सभी को नमस्कार। इससे पिछली वाली क्लास तक हमने गाउस के नियम के जो तीन अनुप्रयोगों को तीन पार्टों में बांटा था, उनमें से दो के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तीसरा पार्ट चल रहा था गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी हम दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो लास्ट और थर्ड पार्ट है वो है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, सबसे पहली बात ये आती है चालक और अचालक। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। ये दो मेटेलिक बॉल हैं, इनको हम चार्ज देते हैं। दोनों को हमने चार्ज दिया है। ये है अपना चालक और ये है अचालक। ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है? चालक में चार्ज की मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट, और इसमें फिक्स। चालक में मूवमेंट होती है तो यहाँ से ये जो चार्ज हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं? सारे के सारे सरफेस पे। जबकि इसमें जहाँ पे दिया है इन चार्जेस को वो वहीं के वहीं रहते हैं। अर्थात हमने समान रूप से, मान लीजिए, इस गोले को Q आवेश दिया और संपूर्ण आयतन में, इसके संपूर्ण आयतन में हमने समान रूप से इस Q आवेश को वितरित किया। तो अब यह आवेश है वो एट एनी टाइम संपूर्ण आवेश में जिस प्रकार से हमने इसको स्थापित किया था, यह वैसा का वैसा ही बना रहता है। अब बात यह आ रही है कि चार्ज है वो आवेश में स्थित है, तो यहाँ पे अपने आवेश घनत्व वाला कौन सी टर्म काम में लेंगे? आयतन आवेश घनत्व है। बस मैं आपको यहीं लेके आना चाह रहा था अपने पॉइंट पर। तो देखिए, ये अपना गोला है, अचालक गोला। इसमें हमने ये जो चार्ज दिए हैं वो आयतन में वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म काम में आएगी वो कौन सी आएगी? आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? रो बराबर Q अपॉन V। यहाँ पे हमने इस गोले को जो चार्ज दिया टोटल, वो क्या है? Q। ये Q क्या है? समेशन Q के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा रो की वैल्यू, वो क्या आएगी? Q अपॉन, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन आवेश घनत्व की टर्म अपने पास में आ चुकी है। रो बराबर Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, हमें क्या करना है? इस अचालक गोले के केंद्र O से R दूरी पर कोई पॉइंट P लेना है और उस पर इस गोले में जो आवेश वितरण है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कल की तरह गोला ही है, तो इसके लिए भी पॉइंट P है जो सेंटर से R दूरी पर स्थित है, उसके लिए तीन कंडीशंस हो सकती हैं। कौन सी हो सकती हैं? जैसे अपना मूल गोला ये है जिसकी त्रिज्या R है, तो कंडीशन नंबर 1 हो सकती है कि पॉइंट P है वो इस गोले से बाहर हो। ये बाहर है, ये है P आउट, ठीक। अगली कंडीशन हो सकती है कि ये पॉइंट P है वो गोले की सरफेस पर स्थित हो, यहाँ पे ये आर दूरी हो, तो ये कहाँ पे है? सरफेस पे। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये कहीं गोले के अंदर ही स्थित हो, ये लीजिए। तो तीन कंडीशन हो गई, जब पॉइंट P है वो बाहर हो, पॉइंट P है वो सरफेस पर हो, या पॉइंट P है वो
अंदर हो, पी इन बोल देंगे इसको हम। ठीक, तीनों कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इस गोले के केंद्र को केंद्र मानते हुए जहाँ पे पॉइंट P है r दूरी पर, उस r दूरी की त्रिज्या मानते हुए हम एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसे ही हमारे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना हो जाती है, वैसे ही हमारा गाउसियन नियम वहाँ पे लगा सकते हैं। और गाउसियन नियम लगा करके हम तीनों कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो तीनों कंडीशन की एक एक बात करते हैं। चलिए, जो तीन कंडीशन बनती हैं अपनी, वो कौन सी हैं। नंबर 1, पॉइंट P आउटसाइड ऑफ स्पेयर, इसका मतलब R है वो कैपिटल R से ग्रेटर होगा। नंबर 2, पॉइंट P एट सरफेस R इक्वल्स टू R। और नंबर 3, पॉइंट P इनसाइड ऑफ सरफेस स्पेयर R इज लेस देन कैपिटल R। इन तीनों कंडीशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए कंडीशन नंबर 1 लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 ले ली हमने, पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सरफेस, अर्थात R है वो कैपिटल R से बड़ा है। देखिए, गोले की प्रॉपर्टी इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि गोलीय पृष्ठ के लिए E का जो डायरेक्शन होता है वह भी त्रिज्यीय दिशा में होता है, अर्थात गोले के लंबवत बाहर की तरफ, और उसके ds की डायरेक्शन है वो भी लंबवत बाहर की तरफ। तो दोनों त्रिज्यीय दिशा में है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0। तो आप किसी भी पॉइंट पर निकाल लीजिए, E और ds की डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम होगी, जो यहाँ पे डायग्राम में दर्शाया भी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऊपर जो ये रो वाली वैल्यू आपको बताई थी, वहाँ पे बताया था कि Q है वो क्या है, समेशन Q के बराबर है। टोटल चार्ज हमने कितना दिया इस गोले को, कैपिटल Q। ठीक, तो अब हमने जो ये R त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ खींचा है पॉइंट P को शामिल करते हुए, इसके लिए हम इस पृष्ठ द्वारा जो भी आवेश परिबद्ध हैं उनके कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और वो किससे करेंगे, गाउस के नियम से। तो गाउस का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर इंटीग्रेशन S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे समेशन Q है वो टोटल चार्ज है, और वो हमने कितना दिया है, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके, E और ds क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो E ds cos 0 डिग्री Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितना बना, E ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E है वो सेम रहेगा, वेरिएबल क्वांटिटी है वो ds, तो ds का हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कर देंगे। E इंटीग्रेशन S ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds है वो गोले का अल्पांश है, और समाकलन करेंगे तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल आएगा, ये आएगा। और संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, E इक्वल्स टू
क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पेयर व्हेन पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ द स्पेयर। ठीक है, ये किस कंडीशन के लिए आई है? जब आर ग्रेटर देन है कैपिटल आर से। ठीक है, और ये है ई आउट, जो बाहर की वैल्यू है ये उसको हम बोल देंगे ई आउट। वो आ गई आपकी क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। यह वैल्यू सेम वही है जो हमारी चालक गोलक बोल दीजिए, चाहे आप गोलीय कोष बोल दीजिए, जिसके लिए इस कंडीशन के लिए वैल्यू आई थी। ठीक है, अब हम इसी ई की वैल्यू को रो की टर्म में लिखते हैं, आयतन आवेश घनत्व की टर्म में। तो देखिए, आयतन आवेश घनत्व वाला अपना क्या फंडा था? रो बराबर हमें कितनी वैल्यू प्राप्त हुई थी ऊपर? क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी? क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो। यह वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में पुट कीजिए आप, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो यह वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट की, तो ये बना अपना 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा कितना? रो अपॉन 3ε0 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो आयतन आवेश घनत्व की टर्म में ई की वैल्यू है वो इतनी आएगी। इसको भी हम लिख देते हैं। ई आउट की वैल्यू है वो आयतन आवेश घनत्व रो की टर्म में कितनी आएगी? तो रो अपॉन 3ε0 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई आपकी आयतन आवेश घनत्व की टर्म में। इनका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? ई आउट वेक्टर बराबर क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर एन कैप, और इसका नीचे वाले का हो जाएगा ई आउट वेक्टर इक्वल्स टू रो अपॉन 3ε0 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर एन कैप। तो ये अपनी पहली कंडीशन के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2, आर इक्वल्स टू आर, अर्थात पॉइंट पी हो वो कहाँ पे हो? सरफेस पे हो। तो कंडीशन नंबर 2 आ गई, पॉइंट पी एट सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब देखिए, बाहर के लिए हमने जो कंडीशन लगाई थी उसमें और इसमें चेंज क्या हो रहा है? केवल आर का डिफरेंस आ रहा है। वहाँ पर आर था वो ग्रेटर देन था कैपिटल आर से, यहाँ पे आर है वो कैपिटल आर के बराबर है। फ़र्क इतना ही है ना। तो फॉर्मूले में आप सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी? ई सरफेस बराबर क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, यही प्राप्त हुई। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? ई सरफेस वेक्टर बराबर क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर एन कैप। वही बात, अब इसको हम डिनोट करेंगे रो की टर्म में, आयतन आवेश घनत्व की टर्म में। तो क्यू की वैल्यू कितनी है? 4/3 पाई आर क्यूब रो। यहाँ पे आप पुट कीजिए 4/3 पाई आर क्यूब रो पोन 4πε0 आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल, केवल एक आर बचा। तो यहाँ पे क्या बचा? रो अपॉन 3ε0 इंटू आर।
तो ये अपनी आयतन आवेश घनत्व के टर्म में आई है, इसको भी हम लिख देते हैं। ई सरफेस बराबर रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमें सरफेस पे प्राप्त होती है अचालक गोले के लिए। वही हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट n कैप। दो कंडीशन में अपनी बात हो चुकी है, और इन दोनों कंडीशन के लिए भी आपने शायद वही महसूस किया होगा जो मैंने पिछले वीडियो में आपको महसूस करवाया था कि इन कंडीशंस के लिए जो आवेश है वो कहाँ पर वितरित लग रहा है आपको। देखिए, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई थी पहले चैप्टर में, हमने वो क्या थी, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो आ रही थी। यहाँ पे के की वैल्यू पुट कीजिए तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही आ रही थी। यही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब ये किस प्रकार का व्यवहार है, पॉइंट चार्ज का। इसका मतलब जो पहली दो कंडीशन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि गोले के बाहर या गोले की सरफेस पे अपना पॉइंट लेते हैं, तो वहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं तो जो संपूर्ण आवेशित गोला है वो एक पॉइंट चार्ज की भांति व्यवहार कर रहा है, और यह दर्शा रहा है कि माना ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें कि जो संपूर्ण आवेश है वो कहाँ पे है, गोले के केंद्र पर। ठीक, तो दो कंडीशन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ चुकी है। बात करते हैं नंबर 3 की। तो कंडीशन नंबर 3 में अपना है कि पॉइंट P है वो इनसाइड ऑफ द स्पेयर है, अर्थात R है वो लेस देन है कैपिटल R के। तो देखिए, ये अपना मूल गोला है, कैपिटल R त्रिज्या का जो हमने लिया था, ये कैपिटल R त्रिज्या वाला गोला है। कंडीशन में क्या है, पॉइंट P है वो इनसाइड है, तो ये रहा अपना, इस गोले के अंदर कोई हमने पॉइंट P लिया है जो R दूरी पर है। ठीक है, तो अब इस R को त्रिज्या मानते हुए, इस O को सेंटर मानते हुए, हम यहाँ पे इस पॉइंट P की जितनी दूरी है R, उस त्रिज्या का काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं जो गोलीय होगा। गाउसियन पृष्ठ खींचते ही हमारा क्या हो जाएगा, गाउस का नियम लग जाएगा, और गाउस का नियम लगा करके ही तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। इतना भी आसान नहीं है, थोड़ी सी एक दो बात और हैं जो मैं क्लियर कर दूं। है बहुत आसान, वैसे जो मैंने बताया है वही का वही है, बस एक दो टर्म अलग से आई हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस संपूर्ण गोले को हमने चार्ज कितना दिया था, कैपिटल Q, और वो क्या है, इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित का मतलब है कि अब हम इस गोले का कोई भी क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे या आयतन अल्पांश लेंगे, इस गोले का कोई भी आयतन अल्पांश लेंगे तो उस आयतन अल्पांश के लिए जो आपका आयतन आवेश घनत्व है वो क्या है, बराबर होगा। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व प्रत्येक क्षेत्रफल आयतन के लिए बराबर, आयतन अल्पांश के लिए बराबर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, मान ये हमने कैपिटल Q आवेश है वो इस पूरे स्पेयर को दिया था। अब जो अंदर बाउंड हो रहा है गाउसियन पृष्ठ द्वारा, उसमें जो चार्ज बचा है वो कितना है, Q डैश। तो अब हमें तो Q डैश की वैल्यू चाहिए, ये आए तभी बात बनेगा उसके नियम से। तो पहले इसी को ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं समझना आप। देखिए, टोटल स्पेयर का चार्ज है Q, तो उसके लिए आयतन आवेश घनत्व कितना होगा, रो बराबर Q अपॉन 4/3 पाई R3। टोटल के लिए त्रिज्या कैपिटल R है, ये हो गया। अंदर वाले के लिए चार्ज है Q डैश, तो यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व कितना होगा, Q डैश 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी R3। और मैंने बोला है कि इस अचालक गोले को हमने समरूप आवेशित किया है, समान रूप से आवेश वितरित किया है इसके प्रत्येक आयतन अल्पांश में। प्रत्येक आयतन अल्पांश में अगर आवेश समान रूप से वितरित है तो आयतन आवेश घनत्व भी प्रत्येक खंड का बराबर होगा।
आयतन आवेश घनत्व बराबर होगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्यू डैश अपॉन 4/3 स्मॉल आर आएगा, आर क्यूब बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन आवेश घनत्व बराबर है, तो दोनों वैल्यू को हमने बराबर पुट कर दी। तो यहाँ से अपनी क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई, क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एनी प्रॉब्लम नहीं, यही तो हमें निकालनी थी। तो एक चीज़ जो निकालनी थी वो तो आ गई, वो क्या थी, क्यू डैश की वैल्यू। चलिए इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि फिर ढूंढना पड़े तो मुश्किल काम ना हो। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। तो यहाँ से जो क्यू डैश की वैल्यू आई वो क्या आई, देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई, क्या बचा, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, यही बचा ना। इसी टर्म को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से अपनी क्यू डैश की वैल्यू आई वो हम यहाँ लिख लेते हैं, वो आएगी क्यू बराबर क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये क्यू डैश की वैल्यू है जो हमें पुट करनी। अब देखिए हम इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो अपना क्यू डैश चार्ज है उसके लिए हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम लगाओ भाई, फाई बराबर इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आया। ई और डी एस की डायरेक्शन की हम बात कर चुके हैं, सेम डायरेक्शन होती है। तो इंटीग्रेशन एस ई डी एस कोस 0 डिग्री, क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। वैल्यू पुट हो गई। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या बचा, ई डी एस क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। वेरिएबल डी एस है और डी एस क्या है, गोलीय पृष्ठ, और उसका आयतन क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनी, ई इंटू 4πr² बराबर क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यही हुआ। यहाँ से 4π को आप उधर लेके जाइए तो ई बराबर, देखिए आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है तो केवल एक आर बचा, तो ऊपर क्यू स्मॉल आर 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये वैल्यू हमें इनसाइड के लिए प्राप्त हुई है भाई। जब पॉइंट पी है वो अपना गोले के अंदर स्थित हो तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की घात 3। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ई इन वेक्टर बराबर क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर का वेक्टर। क्लियर है। अब हम पिछले जो वैल्यू आई थी उनको आवेश घनत्व की टर्म में लिखा था, उसी प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। क्यू की वैल्यू बार बार नहीं लिखूंगा, मैं पहले बता चुका हूँ कितनी आती है, 4/3 पाई आर क्यूब रो। वह वैल्यू आप यहाँ पे रखिए तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू स्मॉल आर 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, तो बचा क्या,
स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रो की टर्म में वैल्यू आ गई तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको, ई इनसाइड इक्वल्स टू रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखिए, हम अगर इस कंडीशन से इस अचालक गोले के केंद्र पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो केंद्र पर आर की वैल्यू कितनी होती है, 0 पुट कीजिए तो यहाँ पे जो ई सेंटर की वैल्यू क्या आएगी, 0। अर्थात केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक गोले के कारण कितनी होगी, 0। ठीक है। अब हम इन तीनों कंडीशन की वैल्यू को एक साथ लिखते हैं और इनका कंपैरिजन करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये अपनी तीनों कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। जब अपना पॉइंट P है वो बाहर है तो ई आउट की वैल्यू है वो ये रही, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। जब सरफेस पर है तो रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और जब अंदर है तो रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, इन तीनों के कंपैरिजन से जो हमें बात प्राप्त हुई है वो यही है कि सरफेस के ऊपर जो वैल्यू है ई की वो मैक्सिमम है। यही वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होती है क्योंकि यहाँ पे जो आर डिस्टेंस है वो इनटू में है, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है इस कंडीशन के लिए, जब समानुपाती कंडीशन 2 में है। यहाँ पे तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती है तो ये तो कम होना ही होना है। समानुपाती इन 2 कंडीशन में है। मैक्सिमम समानुपाती के लिए जो वैल्यू है वो कैपिटल आर, और वो इसी में है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसके कारण होगी, ई एस के कारण। ठीक है। तो अब इसी को मानते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे तो जो ई आउट है वो 1/r² के समानुपाती है, यहाँ ई एस है वो समानुपाती आर के, और यहाँ जो ई इन है वो समानुपाती है स्मॉल आर के। ठीक है। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ हमने ई और आर के बीच में लिया है। मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पर है, ई एस पर, जब आर है वो कैपिटल आर के बराबर है। तो ये रही अपनी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर तो है ई एस। ठीक है। इससे पहले जब हम बात करें आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर से जब छोटी होगी तो ई इन प्राप्त होगा, और वो क्या होगा, आर के समानुपाती। इसका मतलब जो ग्राफ की रेखा आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन। ये किस कंडीशन के लिए है, ई इन के लिए है। आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इस कंडीशन के लिए ई आउट है वो 1/r² के समानुपाती। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या है, ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो 1/r² मतलब इन्वर्सली है, तो व्युत्क्रम का ग्राफ आएगा, कैसा आएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ई की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये अपना ग्राफ आ गया इन तीनों कंडीशंस के लिए। ठीक है। तो तीनों कंडीशन में जो हमें ई की वैल्यू प्राप्त हुई है वो हमने एक जगह लिख दी है। ये तीनों आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए, और ग्राफ है वो भी आ चुका है। तो तीनों जो वैल्यू आपको याद रखनी है वो कौन सी हैं, ई आउट के लिए ये वाली, ई सरफेस के लिए ये वाली, और ई इनसाइड के लिए ये वाली। ठीक। अब आपकी बोर्ड की बुक में 3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाएं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, हमें कैपिटल आर की वैल्यू दी है वो है 10 सेंटीमीटर, अर्थात 10 × 10⁻² मीटर। गोले को 1 माइक्रो कूलाम आवेश से आवेशित करने पर हमें कंडीशन दी है इसमें 4 कि कहाँ कहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। नंबर 1 में गोले के केंद्र पर, नंबर 2 में केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, नंबर 3 में पूछा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, और नंबर 4 में पूछा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको 2 दिन बहुत अच्छे से समझाया है, तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा सीधा आपको बता सकता हूँ, यह मेरा मानना है, और इतना तो आपको आना भी चाहिए। गोले के
अंदर, पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा जब गोला है वो चालक गोला होगा। तो देखिए, चालक गोले के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दो ही कंडीशन में प्राप्त होती है, या तो अपना पॉइंट P है वो सरफेस पे हो या सरफेस से बाहर हो। सरफेस के अंदर होगा तो E की वैल्यू 0। अब देखिए, कैपिटल R है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहली दो कंडीशन में क्या पूछा है, केंद्र पर, अर्थात R बराबर 0 पर, तो ये R इज लेस देन कैपिटल R, तो इस कंडीशन में E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नंबर 2 में पूछा है 5 सेंटीमीटर, तो R बराबर 5 सेंटीमीटर है और कैपिटल R है वो 10 सेंटीमीटर, अगेन R इज लेस देन R, तो यहाँ पर भी E की वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगी, 0। तो पहली दो कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो 0। तो ए पार्ट के लिए कितना आ जाएगा रे, E सेंटर बराबर 0। पार्ट बे के लिए E इनसाइड इक्वल्स टू 0। अब बात बनेगी अपनी वैल्यू निकालने की। से में देखिए क्या दिया हुआ है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर R भी कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर, और जो बराबर है कैपिटल R के। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या प्राप्त होगी, E बराबर Q/4πε0 कैपिटल R स्क्वायर। ये 1/4πε0 को K लिख सकते हैं, तो KQ/R स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दो सबकी। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रो कुलाम, इसका मतलब 1 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम हो गया, बट्टा R 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करो, तो ये वैल्यू आएगी आपकी कैलकुलेट करने पर 9 गुणा 10 की पावर 5। बात फिर वहीं आ गई, न्यूमेरिकल आया तो यूनिट पर। यूनिट कितनी होगी, यूनिट निकालते हैं। आपको वैसे तो पता ही होगा, ई की यूनिट याद हो गई होगी अब तक, न्यूटन पर कूलाम। आती कैसे है, पिछले वीडियो में बहुत अच्छी प्रकार से मैं समझा चुका हूँ, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखिए ताकि आपको न्यूमेरिकल के अंदर कोई आधा अंक भी कटने की गुंजाइश ही ना रहे। ठीक, तो से कंडीशन के लिए हमारी ई की वैल्यू आ गई। बात करते हैं चौथी कंडीशन, द जो इसमें दिया हुआ है वो क्या है। अब आपकी आर की वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर दी है। और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का मतलब है कि अब पॉइंट पी है वो बाहर है, तो ई आउटसाइड की वैल्यू कितनी होती है, क्यू, इसको मैं के क्यू लिख देता हूँ, अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू रखो 9 गुणा 10 की पावर 9, 1 गुणा 10 की पावर -6, 15 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ई आउट की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 4 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। पहला न्यूमेरिकल सॉल्व। अगले पे चलते हैं। अगले न्यूमेरिकल देखिए कि 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले के एक समान रूप से आवेशित किया गया है। व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर हो जाती है। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 गुणा 10 की पावर -2 माइक्रो कूलाम आवेश पर बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको व्यास दिया हुआ है गोले का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है ये, ई एस कितना दिया हुआ है, 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। आपको पूछा क्या है ये समझ में आया कि गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई आवेश स्थित है, जो हमने मान लिया क्यू नोट है, वो कितना है, 5 गुणा 10 की पावर
-2 माइक्रोकुलाम, है ना। यह आवेश स्थित है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इस आवेश पर हमें क्या निकालना है, बल। क्या निकालना है, F बराबर Q नोट E। ये E है वो आउटसाइड वाला हो जाएगा। तो ये हमें ज्ञात करना है, और ये ज्ञात करने के लिए हमें जो वैल्यू चाहिए वो है E की। Q नोट तो हमें सीधा सीधा दिया हुआ, तो हमें जो मोटी मोटी चीज़ पकड़नी है वो क्या है, E की वैल्यू हमें चाहिए। कैसे निकालते हैं देखिए। यहाँ पे हमको ये बता दिया कि एक समान रूप से आवेशित किया गया है, कितना आवेश दिया है ये नहीं बताया, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना गोले को दिया गया आवेश बराबर स्मॉल q मान लिया, ठीक है। और हमें एक वैल्यू और दे दी, वो दे दी कि सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी, और सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E सरफेस बराबर चार्ज कितना है, स्मॉल q, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, जो कि अपनी क्या है, त्रिज्या, ठीक है। अगली कंडीशन में हमें पूछा है कि गोले के 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, इसका मतलब E आउटसाइड, और E आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, E आउटसाइड के लिए क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए E आउटसाइड वाली, और वो कैसे प्राप्त होगी, इन दोनों समीकरणों से वो प्राप्त होगी, हम इन दोनों की तुलना करें। अर्थात इसके जैसे हम इसको समीकरण नंबर बोल देते हैं, ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ है, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। आप 2 को डिवाइड कीजिए 1 से, तो E अपॉन E सरफेस, ठीक है, ये क्या है, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये है, इंटू ये बट्टा में तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन Q, यही हुआ। तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा, E अपॉन ई एस बराबर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल R स्क्वायर। वैल्यू हमें E की चाहिए थी, वो प्राप्त हो जाएगी, E बराबर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल R स्क्वायर इंटू E सरफेस। ये वैल्यू आपको पूरी की पूरी पता है, ये पूरी की पूरी पता है, तो हमें E की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी, होगी। त्रिज्या कितनी, व्यास क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 5 मीटर में बदलेंगे आप, तो यहाँ इसको भी मीटर में बदलेंगे और इसको भी मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर -2 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ इंटू हो रहा है, तो वो कैंसिल आउट, तो वैल्यू 5 ही बचेगी। 5 का स्क्वायर, कितनी दूरी पर, 25 पर पूछा है, तो 25 का स्क्वायर। ई एस सरफेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 गुणा 10 की पावर 5, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपको E की वैल्यू प्राप्त होगी 2 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। यही तो चाहिए थी, ये वैल्यू आ गई, तो अब हमें जो न्यूमेरिकल में पूछा है वो सीधा सीधा आ जाएगा। क्या पूछा है एक बार चलिए, कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर अपना Q नोट हमें आवेश दिया है 5 गुणा 10 की पावर -2 माइक्रो कूलम, इस पर बल की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलो नीचे, बल F बराबर Q नोट E, Q नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 गुणा 10 की पावर -2 माइक्रोकुलाम, और माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो -6, तो -2 और -6 -8 इंटू E की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर 4,
तो यहाँ से जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, 10 गुणा 10 की पावर -4 या F बराबर 10 की पावर -3 न्यूटन। इतना बल लगेगा 25 सेंटीमीटर पर जो अपना आवेश है उसके ऊपर। न्यूमेरिकल 2 कंप्लीट। अगले पे चलिए। अगला न्यूमेरिकल है 3 नंबर कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले, और अचालक गोले की आज ही बात ही है। अचालक गोले पर 0.5 माइक्रोकुलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। 4 कंडीशन वही इसमें है। एक तो केंद्र पर पूछा है, एक केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर पूछा है, एक 10 सेंटीमीटर दूरी पर पूछा है, और एक 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या दे दी 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब कैपिटल आर है वो 10 सेंटीमीटर है, ये हमने। अब हम इसके चारों पार्ट पे साथ चलते हैं। ए में क्या कहा है, सेंटर पर। सेंटर पर ई की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको बताई थी। अचालक गोले के पृष्ठ के अंदर जब कोई पॉइंट था उसके लिए हमने डेराइव किया था, और वहाँ पे मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर कोई पॉइंट सेंटर पर है तो वहाँ पे स्मॉल आर इक्वल्स टू ज़ीरो। स्मॉल आर इक्वल्स टू ज़ीरो, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वैल्यू कितनी आई थी, ज़ीरो। तो यहाँ पर तो ई की वैल्यू ज़ीरो। अगली कंडीशन देखिए, सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्मॉल आर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो कंडीशन कौन सी होगी, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर क्यू स्मॉल आर अपॉन 4πε0 कैपिटल आर क्यूब। वैल्यू पुट कर दो सभी की, करो। 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू 0.5 गुणा 10 की पावर -6 गुलाम, इतनी आएगी। और स्मॉल आर की वैल्यू 8 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैपिटल आर की वैल्यू 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसकी क्यूब। तो यहाँ से ई की वैल्यू प्राप्त होगी, ई इन, इसको हम इन बोल सकते हैं, वो होगी 3.6 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर बोल दीजिए, या न्यूटन पर कूलाम बोल दीजिए। अब आप पूछेंगे कि सर न्यूटन पर कूलाम बोल रहे थे इतनी देर, अब आप वोल्ट पर मीटर पर कैसे आ गए। तो अब मैं आपको बोलूँगा कि मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको जब इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने इन दोनों यूनिटों को आपस में बदल करके दिखाया था। तो मेरा इतना ही कहना है कि बार बार ऐसी चीज़ें नहीं समझाई जाती। वीडियो क्लासेस का यही फ़ायदा होता है कि कहीं पर आप स्टक हो रहे हैं और वो बात मैं पहले बता चुका हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पिछले वीडियो को देखिए। मैं बता दूँगा वीडियो कौन सा है, तो आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे मैंने इन दोनों यूनिट को इंटरचेंज करके बताया है, वहाँ से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और वो है इलेक्ट्रिक फोर्स का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। तो बै के लिए अपनी वैल्यू प्राप्त हो गई 3.6 गुणा 10 की पावर 5। चलिए कंडीशन नंबर 3 से आर बराबर 10 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब अब की बार कंडीशन आर बराबर आर वाली आई है, और इस कंडीशन में ई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन 4πε0 कैपिटल आर स्क्वायर। वैल्यू रख दो फटाफट, 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू 0.5 गुणा 10 की पावर -6 बट्टा आर की वैल्यू 10 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो ई सरफेस, सरफेस पे ही तो है, वैल्यू कितनी
4.5 गुणा 10⁵ वोल्ट पर मीटर प्राप्त हुई। चलिए फटाफट चलिए। कंडीशन नंबर 4, आर बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंडीशन है स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई आउटसाइड के लिए क्यू 4πε0 स्मॉल आर स्क्वायर। फटाफट वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू 0.5 गुणा 10⁻−6, आर की वैल्यू 20, तो 20 गुणा 10⁻−2 का स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी ई आउट वो होगी 1.125 गुणा 10⁵ वोल्ट पर मीटर। अब मैं यहीं से आपकी एक बात और क्लियर करना चाहूँगा जो मैंने बताई थी कि अचालक गोला हो चाहे कोई सा भी हो। तो पहले हम बात अचालक की कर लेते हैं। अचालक गोले की सरफेस पे जो इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और गोले के अंदर है वो आर के समानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे आर की ई सेंटर पर 0 और जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी कैपिटल आर तक, वहाँ तक वैल्यू बढ़ती जाएगी और जैसे ही कैपिटल आर आता है वहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम, उसके बाद में 1/r² के समानुपाती वैसे वैसे ही कम। देख लीजिएगा सरफेस पे कितनी है 4.5, अंदर कितनी है 3.6, बढ़ी रही है। ये तो 8 सेंटीमीटर था तब 3.6 थी, सरफेस 10 सेंटीमीटर पर है, वहाँ पर आकर के 4.5 वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू आपकी इस न्यूमेरिकल में भी यही प्राप्त हुई। जैसे ही हम बाहर दूरी बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू कम, यहाँ पे तो 1.125 ही प्राप्त हुई। ठीक, तो ये अपने एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ आपके जो बोर्ड की बुक में दिए हुए थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टॉपिक इसी चैप्टर नंबर 2 के होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।